सर जय हिंद करोड़ी जी। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। इजराइल और गजा हमास को लेकर मैंने आपके साथ चर्चा करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि चंद घंटों का टाइम और बचा है, उसके बाद भी अगर आप लोग तैयार नहीं हुए मेरी शर्तों पर तो फिर कहर बरपेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजराइल तैयार है गजा छोड़ने के लिए, पीछे आने के लिए। दूसरी तरफ हमास भी काफी हद तक तैयार है, लेकिन वो अपने वेपन्स को छोड़ना नहीं चाहता है। कितनी पॉसिबिलिटी हम देखें डोनाल्ड ट्रंप जो ये शांति का प्लान लेकर आए हैं वो कामयाब होता हुआ हो जाएगा गजा में? कितनी पॉसिबिलिटी सर? देखिए राजेश जी, इस पूरी जो प्लान ट्रंप साहब लेके आए हैं 20 पॉइंट का, इसके 3-4 पक्ष हैं। पहला तो यह है कि ट्रंप इस तरह का प्लान क्यों लेके आया, कौन सी ऐसी फोर्सेस थी जिसकी वजह से वो ये प्लान लेके आए। दूसरा, इस प्लान को तैयार करने की प्रक्रिया क्या रही। बिल्कुल। तीसरा है इसके कंटेंट्स क्या हैं, क्या ये एक ड्यूरेबल पीस की तरफ ले जाएंगे और इसके फिर आगे क्या रास्ता हो सकता है। तो पहला है कि ट्रंप जो प्रारंभ में आते ही ये कहा था कि मैं रिवेरा बनाऊंगा, न हमास की मान रहे थे न और किसी की मान रहे थे, और उसका रिएक्शन अरब कंट्रीज में इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने एक सबमिट किया इजिप्ट और $53 बिलियन का एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान बना के दे दिया। तो ट्रंप को उस रिवरा का जो उनका मानस था उससे हटना पड़ा। अब जिस तरह का हालात बन रहा था उसमें एक तो पूरी दुनिया है, केवल रूलर्स नहीं जी। मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतना हालात हुआ कि दुनिया में सिविल सोसाइटी, जन सामान्य है, वो उसमें इतना आउटरेज था जो नरसंहार हो रहा था गाजा में। और उस नरसंहार का अभी जो सामने आया, लगभग 40 वेसल्स हैं जो समुद्र ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग इकट्ठे हुए और 44 देशों के थे, एक देश का नहीं था। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि हम गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सर्विस देंगे। इजराइल ने उनको नहीं जाने दिया और इजराइल के जो इंटीरियर सिक्योरिटी मिनिस्टर कहा कि ये तो टेररिस्ट हैं और बहुत उसको रोक लिया, रोक के टर्की भेज दिया। तो पूरी दुनिया में शासक कुछ भी सोचे, जन सामान्य पहली बार इस लेवल पे आया था, तो ट्रंप पे एक तो दबाव वो बन गया। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस में जिस तरह का सऊदी अरब और फ्रांस की अध्यक्षता में हुआ कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है, और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 150 से भी ज्यादा कंट्री थे, उन्होंने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो सकता है। तो ट्रंप पे दबाव बना और उस दबाव से उन्होंने एक ये प्रस्ताव तैयार किया। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाए। एक तो 2020 का ट्रंप का प्लान था इजराइल को लेके, उसके कुछ कंटेंट्स लिए हैं। एक जो सऊदी अरब और फ्रांस का जो प्रस्ताव था उसके कुछ कंटेंट्स लिए। एक जो पिछले साल के शुरू में सीज फायर हुआ था उसके कुछ कंटेंट्स लेके ये प्लान तैयार किया। तो क्या ये प्लान वायबल हो सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा प्लान एक तरह का टेक्नोक्रेटिक तरीके का है। और इस टेक्नोक्रेटिक प्लान में वो एक्सपर्ट्स की बात करते हैं और जिनको अफेक्ट करना है। क्योंकि इसमें देखिए, सबसे पहले तो ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में 8 जो इस्लामिक अरब कंट्रीज हैं उनसे बातचीत की और बातचीत करके उनका फीडबैक लिया। फिर उन्होंने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में बुलाया और उन दोनों को मिला के उन्होंने कहा कि भाई कोई पीस प्लान बनाते हैं। अब जो पीस प्लान इन्होंने अनाउंस किया उसके साथ ही इजराइल की गवर्नमेंट में डिफरेंसेस हो गए हैं। इजराइल के जो मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है मेरे को। तो इसका मतलब इजराइल की गवर्नमेंट में डिफरेंसेस हैं।
दूसरी तरफ जिन 8 कंट्रीज से, इस्लामिक कंट्रीज से डिस्कशन किया था, फीडबैक लिया था ट्रंप ने, वो एक कुछ उन जो हुक्मरान है उन पे जनता का इतना दबाव है कि आपने फिलिस्तीन के लिए कोई पर्याप्त कुछ नहीं किया। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारी बातचीत हुई थी ट्रंप से, वो बहुत सी चीजें नहीं रखी गई हैं, और जो प्रस्ताव हमने पे बात की थी उसको टेम्पर किया गया, वो सब चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं। तो एक तो जो इस्लामिक अरब कंट्रीज है उनमें कंसेंसस नहीं है, इजराइल की गवर्नमेंट में कंसेंसस नहीं है। अब तीसरा जो पैलेस्टाइन और हमास है, पैलेस्टाइन अथॉरिटी और हमास ने यह कहा है कि हम विदेशी हस्तक्षेप किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो पैलेस्टाइन अथॉरिटी है उसको पर्याप्त भूमिका नहीं दी गई है। आप पॉलिटिकल प्रॉब्लम का आप टेक्नोक्रेटिक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, वो नहीं निकल सकता राजेश जी, क्योंकि इनहेरेंटली ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। अब जो 20 पॉइंट के कंटेंट्स हैं उनकी हम बात करते हैं, उनको दो भागों में, दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रोसीजरल है, भाई किस तरह से सेना विड्राएं होगी, किस तरह इजराइल विड्रा करेगा, किस तरह प्रगति होगी, विकास की प्रक्रिया क्या होगी, और उसमें कौन कौन सी संस्थाएं बनेगी जो इसको में स्टेबलाइज करेंगी, प्रक्रिया को स्मूथन करेंगी, चैनलाइज करेंगी। इसमें 4 तरह की संस्थागत प्रस्ताव हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रक्रिया के ज्यादा संस्थाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पहला तो है ये, उन्होंने कहा कि एक टेक्नोक्रेटिक अपॉलिटिकल पैलेस्टाइन कमेटी होगी, और टेक्नोक्रेटिक अपॉलिटिकल होगी, वो वहां रिफॉर्म की प्रक्रिया देखेगी ग्राउंड पे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो क्या जो पॉलिटिकल ग्रुप है पैलेस्टाइन के, सबको उससे बाहर रख के आप आगे बढ़ सकते हैं केवल टेक्नोक्रेटिक तरीके से? क्योंकि टेक्नोक्रेटिक तरीके से आप एक रूम में बैठ के प्लान बना सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कर सकते हैं, लेकिन जब सोसाइटी पे अप्लाई होता है तो पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ लेके चलना पड़ता है। एक तो इंस्टीट्यूशनल ये है। दूसरा, इसके ऊपर उन्होंने लिया कि बोर्ड ऑफ पीस, उसमें टोनी ब्लेयर जो अमेरिका के अंदर, इसके ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे, उनको लिया है। उनका ओपिनियन है, उनका जो जिस तरह का एटीट्यूड है वो वेल नोन है कि किस तरह का वो वारमोंगर है, या दुनिया के लोग अलग अलग बातें उसके बारे में कहते हैं। ओवरऑल जो ओवरसी करेंगे वो ट्रंप खुद करेंगे। ये अपेक्स बॉडी होगी जो बोर्ड ऑफ पीस। तीसरा है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए एक डेवलपमेंट प्लान के लिए एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया है कि एक डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे जिससे रीडेवलपमेंट होगा। और चौथा है जो और महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड ऑफ पीस, और जो चौथा है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। उस स्टेबलाइजेशन फोर्स में कौन कौन होंगे? क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसको आईडीएफ है, इजराइल की जो डिफेंस फोर्स है, वो ट्रांसफर करेगी अपना जो एरिया उनके कंट्रोल में है, या दूसरी जो प्रक्रिया है वो आईडीएफ ट्रांसफर करेगी। तो वो प्रक्रिया क्या होगी, और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के कौन कौन मेंबर होंगे? क्योंकि ये अब आज की स्थिति में केवल रीजनल या मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल समस्या है। तो अमेरिका अगर ओवरसी कर रहा है, मीडिएट कर रहा है, तो ग्लोबल दूसरे पावर हैं, विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, इनका भी कोई रोल होगा या नहीं होगा? क्योंकि इतने सब पावर्स को बाहर रख के अमेरिका अपना एक मीडिएशन करके इसमें पीस स्टेब्लिश कर दे, क्योंकि ये ग्लोबल इश्यू है, ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यू है, तो वो मुश्किल लगा। अब उसमें 19वां पॉइंट है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर रीडेवलपमेंट प्लान है वो सही तरीके से आगे बढ़ता है, और दूसरा जो रीडेवलपमेंट के अलावा जो पॉइंट है वो है जो रिफॉर्म प्लान है पैलेस्टाइन, जो कमेटी बनेगी टेक्नोक्रेटिक की, वो वहां ग्राउंड जीरो पे क्या क्या रिफॉर्म करती है उसको
इन दोनों की प्रोग्रेस देख के हम एक प्रयास करेंगे कि सेल्फ डिटर्मिनेशन राइट की तरफ दें या नहीं पैलेस्टाइन को, और स्टेट बनाए या नहीं बनाए। तो इसमें समस्या कहाँ आ सकती है? एक समस्या तो यह आएगी कि आपने टू स्टेट सॉल्यूशन को एक्सप्रेसली एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने उसमें कंडीशन लगा दी कि रीडेवलपमेंट प्लान जैसा हम चाहें उस दिशा में जाए। दूसरा है कि रिफॉर्म प्रक्रिया है वो हम चाहें, हम का मतलब इजराइल अमेरिका चाहे उस दिशा में जाए, क्योंकि उसमें हमास को और पैलेस्टाइन के जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं उनको ले ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेड लाइन है उसमें जाएगा तब वो आगे आगे बढ़ेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण वो यह है कि ये केवल गाजा की समस्या नहीं, पूरे पैलेस्टाइन की है। और पैलेस्टाइन में वेस्ट बैंक भी है, उसमें ईस्टर्न यरूशलेम भी है, और इजराइल ने ईस्टर्न यरूशलेम और जो वेस्ट बैंक है उनको बिल्कुल कट कर दिया है, बीच में अपना सेटलमेंट बसा दिया है। तो आपने 3 टुकड़े कर दिए पैलेस्टाइन के। वेस्ट बैंक में बीच में आपने सेटलमेंट कर दिए जूज के, और ईस्ट यरूशलेम को अलग कर दिया, गाजा को अलग कर दिया। तो इस तरह का स्टेट कैसे बन सकता है पैलेस्टाइनियन स्टेट? तो ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली, सोशली इस तरह का स्टेट बनना मुश्किल है। तो मुझे लगता नहीं कि ये कोई सक्सेसफुल होगा। जितनी मेरी राजनीति की जागरूकता है या इतिहास की समझ है, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये सक्सेसफुली आगे बढ़ेगा, इम्प्लीमेंट होगा और परमानेंट शांति की स्थापना होगी। जी राजेश। लेकिन इंतजार रहेगा, लेकिन उम्मीदों पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि 65 से 70 हजार लोगों की मौत हो चुकी है, और गजा के लोगों को भी, फिलिस्तीन के लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि, और खासकर इजराइल को भी ये समझ लेना चाहिए कि अब शांति से रहने का वक्त आ चुका है। लेकिन अच्छी पहल है कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की, इतना तो कहना होगा। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्रोडी सिंह जी। देखिए राजेश जी, लास्ट पॉइंट में मैं कह दूं, जिस समुदाय जो पैलेस्टाइनियन है उन्होंने इतना नरसंहार को सहन किया है, उनको आप केवल पीस मिल सॉल्यूशन से या कुछ टॉफी देके या थोड़ा सा सांत्वना देके शांत नहीं कर सकते। आपको सब्सटेंटिव कुछ देना पड़ेगा, और मुझे लगता नहीं कि इस प्रपोजल के थ्रू सब्सटेंटिव उनको कुछ मिल सकता है, क्योंकि जो बेसिक चीज है वो टू स्टेट सॉल्यूशन, इस दोनों से रहे। पूरी दुनिया ये चाहती है, जन सामान्य ये चाहता है, अमेरिका और इजराइल क्या चाहते हैं वो पर्याप्त नहीं है। हमें पूरी दुनिया को के ओपिनियन को, दुनिया की जो भावनाएं हैं उनको देख के समाधान करना चाहिए। जी राजेश जी। लेकिन जो जहां तक मैं नेतन्याहू को, इजराइल को, अमेरिका को समझ पाया हूं, तो मुझे लगता है कि गजा को कहीं ना कहीं पूरी कोशिश वो कर रहे हैं, बाई हुक बाई क्रूक, पैसे देकर कि खाली करवाया जाए। ऐसा तो आभास हो रहा है, लेकिन इंतजार रहेगा कि शायद ऐसा ना हो, मैं गलत साबित हूं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया क्रोडी सिंह जी आपका, मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर बारीकी से बात रखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर। नाइस